हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एग्जाम बाय गणेश सर पे। और आज के इस बेहतर से वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी चैप्टर नंबर 2 बीस के दांत। सबसे पहले आप लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग आशा करते अच्छे से छठ को मना रहे होंगे और ये बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है। ठीक है, तो चलिए अब लोग पढ़ाई की बात करते हैं। और सबसे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। ठीक है, बाकी आप लोग पे विश्वास है कि आप लोग जरूर कीजिएगा। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए किताब लेकर के बैठिएगा, गोधली भाग 2 और 20 के दांत पेज संख्या 6-7 निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जुड़ जाइए इस वीडियो में। और आज बहुत ही अच्छे तरह से इसका पूरा विश्लेषण जानेंगे, इसमें क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है और वो भी जाके पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, टाइम कम है, लेकिन अभी से अच्छे से पढ़ा करके हिंदी का आपको 80+ मार्क्स लाना ही लाना है। उसके लिए टेंशन नहीं, निबंध कैसे लिखते हैं ये सब सारे चीज़ें बताएंगे, पहले आज किताब की बात हो जाए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है 20 के दांत। थोड़ा सा इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। इनके लेखक देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, 20 के दांत, जिनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। देखिए इसका ट्रिक हम आप लोग को बता चुके हैं एक वीडियो में, फिर यहाँ बता देते हैं। 20 देखिए किससे, 20 नाग में होता है, नाग, तो ना से देखिए 20 नाग में होता है, यानी ना से नलिन विलोचन शर्मा। इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। यानी 20 के दांत के लेखक कौन है, नाग में 20 होता है, इसलिए नलिन विलोचन शर्मा जी इनके लेखक है। याद हो गया एक ऑब्जेक्टिव, आगे बढ़िए। लेखक हो गया नलिन विलोचन शर्मा, और लेखक के बारे में पूछा जाता है, लेखक परिचय पूछा जाता है, जो कि भी करवाएंगे, बाकी थोड़ा सा करवा देते हैं। देखिए इनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हो गए। जन्म इनका जानते कहाँ कब होता है, 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 बदरघाट, जो कि पटना में है, बदरघाट पटना में हुआ। ठीक है, बाकी इनके पिताजी का नाम है राम अवतार शर्मा, और माता का नाम है रत्नावती शर्मा। क्या नाम है, रत्नावती शर्मा। और इनके दो प्रमुख रचनाएं हैं, दृष्टिकोण और मानदंड, और बहुत सारे हैं, ETC कर देते हैं। ठीक है, बाकी अब चैप्टर फिर से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या होता है, खोखा इसी में आएगा, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। और बाकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आपका आराम से बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए तो थोड़ा सा लेखक परिचय कर लेते हैं। तो देखिए नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ, जो कि आपको बता चुके हैं। ठीक है, वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। मतलब पूछेगा क्वेश्चन कि नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा से रिलेटेड थे, तो भोजपुरी भाषा, याद कर लीजिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगला, वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी पंडित राम अवतार शर्मा के सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। और ये जो पंडित राम अवतार शर्मा प्रख्यात विद्वान थे, महोपाध्याय थे, मतलब बहुत बड़े पंडित थे। आगे, और इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा, जो कि लिखा चुके हैं। आगे, उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी उनके पिता, इनके जब व्यक्तित्व निर्माण हुआ, इनका भविष्य जो तय हुआ, उनके पिता से तो पंडित थे ही, अच्छा ज्ञानी थे अच्छे से, और इनका भी कुछ बहुत सुशील मतलब टाइप के थे, शांत रहते थे, पिताजी का आज्ञा मानते थे, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे, यानी बहुत बढ़िया इनका व्यक्तित्व रहा। ठीक है, आगे उनकी स्कूल की पढ़ाई, वो स्कूल मतलब 10th तक की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई कॉलेज पटना कॉलेजिएट, यानी पटना में कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट नाम है उसका, वहाँ से हुआ। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया। और MA कौन सा सब्जेक्ट में किए, संस्कृत और हिंदी में। कहाँ से, पटना विश्वविद्यालय, यानी पटना यूनिवर्सिटी से किए। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। आगे, वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, जो कि RR रांची विश्वविद्यालय, और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, यानी वहाँ के टीचर भी बन गए, प्राध्यापक भी रह चुके थे। ठीक है, सन 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए, यानी
सन 1959 में क्या हो गए, हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी हो गए। और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 में इसे इस पद पर बने रहे। और मृत्यु पर्यंत मतलब जब तक इनकी मृत्यु ना हुई, जब तक इस पद पर, कब हुई, 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इस यहाँ तक ये का अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, आगे हिंदी कविता में पर्वतवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। दृष्टिकोण, रचना क्या है, दृष्टिकोण। साहित्य इतिहास के दर्शन में मानदंड, जो कि दोनों लिखा दिए। आगे हिंदी उपन्यास विशेषता, प्रेमचंद से रिलेटेड ये इनकी रचनाएं रहती, दोनों मिलकर करते थे। साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचना ग्रंथ विश्व के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी छोटी कहानियां थी। कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रबंध और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों से मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभरकर आए। ठीक है, यानी ये जो भी रचना किए थे मुख्य रूप से यही दो पूछा जाता है, दृष्टिकोण और मानदंड। ठीक है, बाकी आगे पढ़ते थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ से। अब उतना जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा, बाकी इधर जो थोड़ा सा जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे आलोचना में आधुनिक शैली के समर्थक थे वे। कथ्य शिल्प, भाषा सभी स्तरों पर नवीनतम के आग्रही लेखक। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन। आलोचना उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों नया जीवन दिया, मतलब ये पुराने शब्द को ढूंढ कर उनका अर्थ सभी को बताया और उसमें जीवन डाला, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, यह कहानी विश्व की दात तथा अन्य कहानियां नामक संग्रहों से ली गई। यह कहानी जो विश्व की दात है अन्य कहानियां से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के लिए है, मतलब इसमें मध्यम वर्ग का फैमिली के लिए इसमें अथी है। अनेक अंतर्विधियों का उजागर है, मतलब मध्यम वर्ग का जीवन कैसा होता है, ये सब इससे सीख मिलती है। कहानी का जैसा ठोस समाज संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा एवं सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति श्रेणी है। यानी इसमें दो देखिए, बड़े में से आएंगे सेन साहब जो कि थोड़ा ऊंचे खानदान से है और इनके अंदर जानते हैं छुआछूत वाली भावना है, और उधर जो सेकेंड पार्टी रहेगा यानी एंटी पार्टी, उसका नाम गिरधर है। ठीक है, जो कि नौकरी पेशा से मध्यम वर्गीय परिवार था। अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने व्यक्तित्व और बहादुरी को साहस के साथ बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहा था। कौन? गिरधर। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए दुलार प्यार के परिणामों को उभारती है और सामाजिक समानता में मानव अधिकार की महत्वपूर्ण बनगी पेश करती है। यानी इस कहानी में जो कि एक गरीब घर का और एक अमीर घर का लड़ाई बताया जाएगा कि किस प्रकार से बच्चे के चलते दोनों उलझ जाते हैं। खोखा आएगा, उस तरह से फिर खोखा की बहनें और गिरधर का पुत्र मदन, इस सब के बारे में इसमें चर्चा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आपसे कहानी पढ़ने में मज़ा आएगा और हम लोग इसका जो है पाठ परिचय जो है कर चुके हैं, लेखक परिचय। जो भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इसी से पूछा जाएगा, याद कर लीजिएगा इतना। कब? इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, जो कि ट्रिक बता दिए। जन्म 18 फरवरी 1916, बदरघाट, पटना। राम अवतार शर्मा पिता का नाम, माता का नाम रत्नावती शर्मा। प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण एवं मानदंड, और एक मृत्यु याद रख लीजिएगा 12 सितंबर 1961। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। बाकी अब कहानी से पूछेगा, जो कहानी में घटना घटेगी, ये सब मज़ा लगेगा पढ़ने में। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कहानी स्टार्ट होता है, शांति से सुनिएगा, आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चलिएगा। देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सबसे पहले सेन साहब की बात है। सेन साहब बड़े आदमी हैं तो उनके घर में तो मोटर कार रहेगा ही। तो बंगले में सामने खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि उनकी सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काली रंग की थी। यानी जैसे कि कोयल
घोंसले में से नहीं होता है कि घोंसले में जब कोयल रहता है किसी को देखता है फट से नहीं उड़ जाता है, उसी प्रकार से इनकी कार जो है बंगले के सामने बरसाती में एकदम खड़ी है, चमक रही है एकदम काले कलर की और स्ट्रीमर इंड जैसी पर्सनालिटी के साथ। सॉरी, आगे। सेन साहब को इस पर नाज है, सेन साहब को इस कार पर क्या नाज है, उसी पर उनको घमंड है कि नहीं मेरे पास गाड़ी है, नाज है। आगे, बिल्कुल नई मॉडल थी और 7,500 में आई थी। तो कीमत भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब की कार कितने में आई थी, 7,500 में। देखिए इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करते चलना, आराम आराम से पढ़ते चलना है और ऑब्जेक्टिव भी साथ में याद आते जाएगा। और जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा मज़ा आएगा एकदम प्रैक्टिस में, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस के लिए आशीष पब्लिकेशन का यहाँ पे एक थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आप लोग को। आशीष पब्लिकेशन का टारगेट बुक हिंदी में ही लिख देते हैं, आशीष पब्लिकेशन का टारगेट बुक जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है, इसको आप लोग को ले लेना है, टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इससे आपका सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है और इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसी को रिकमेंड करूंगा। बाकी अभी मेरा कोई बुक नहीं है वैसा, इसको आप ले लीजिएगा, इसी से प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। मार्केट में ज़्यादा नहीं मिलेगा, 100-150 के आसपास मिलेगा, ले लीजिएगा। आगे आगे क्या है, कहाँ तक, हाँ 7,500 में आई थी। काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, मतलब काला रंग बहुत अच्छा लग रहा था, कार पे एकदम चमचमा रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। यानी सेन साहब को कहना था कि मेरा गाड़ी कभी गंदा नहीं होना चाहिए। गंदा यदि देख लेते थे, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। सोफर का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर, लिख देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सोफर, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ड्राइवर जो कि गाड़ी को चलाता है, और क्लीनर मतलब जो साफ करता है। तो क्या बोले कि एक भी धब्बा देख लेते थे यदि कार पे तो सेन साहब एकदम गुस्सा में, और ड्राइवर को मानो सामत ही लग जाती थी, मतलब बहुत गुस्सा करते थे। मेम साहब की सख्त ताकीद की खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए, मतलब सेन साहब के बेटा को खोखा कहा गया, उनके बेटियों को खोखी कहा गया। खोखा खोखी गाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए, ताकि जाएगा तो फिर नोच देगा। बच्चा जानवे करते क्या होता है, गाड़ी से खेलेगा तो वहाँ स्क्रैच आएगा। सेन साहब तो पूरा गुस्सा में, मेरे गाड़ी के पास कोई नहीं जाएगा, आप अपने बच्चे को समेट कर रखिए। अपने बच्चे को बोल रहे, अपने पत्नी को, आप अपना बच्चा को समेट कर रखिए, हम घर से बाहर जाते हैं, आप लोग बढ़िया से गाड़ी का ध्यान रखिए। यानी खोखा खोखी को गाड़ी के पास नहीं जाने देना है। गाड़ी से वो बहुत प्रेम करते थे। आगे चलिए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, और इनकी 5 लड़कियां थी और पांचों बड़ी सुशील थी। 5-5 ठारी और 100 भी लड़कियां, मतलब 5-5 थी और लड़कियां थी। तहजीब और तमीज की तो जीती जाती मूरत थी, बहुत ही सुशील थी, बहुत ही मतलब अच्छे खानदान की थी, मतलब खानदान तो अच्छा था ही, और बहुत ही सुशील मतलब सभी का आज्ञाकारी थी, बहुत अच्छे से रहती थी, ठीक है। यानी तमीज बहुत अच्छा था उनका, बहुत सबका इज्जत करते थे। आगे, मिस्टर और मिसेस सेन साहब ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या ना सिखाया हो, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस, मतलब सेन साहब अपने पुत्रियों और उसकी जो पत्नी थी वो क्या सिखाए कि देखो बाबू, क्या तुम करोगे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन जो नहीं करना है, जो हम बता देते हैं नहीं करना है तो मतलब नहीं करना। अच्छी तालीम दिए थे बाबू, सबको बढ़िया से इज्जत से देखते थे, ठीक है। आगे, लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा, कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और उनके माता पिता को बस इस बात का गर्व है कि वे किसी भी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं है। और उनको माता पिता का ये गर्व है कि लड़कियां तोड़ती फोड़ती नहीं, जहाँ तक कि साफ सफाई में हाथ बटाती, बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, किसी चीज़ को तोड़ती नहीं है। इसका विपरीत है खोखा, खोखा आएगा तो देखिएगा क्या तबाही होता है। आगे देखते हैं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और वो दौड़ती भी हैं खेलती भी हैं लड़कियां, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। खेलना है, बच्चा है तो खेलवे करेगा। आगे, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है, और उन्हें
उनके माता पिता क्या सिखाएं? खेलना भी सेहत के लिए क्या है? जरूरी है। आगे, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तरीकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले। मतलब अपनी बेटी को इस तरीके से बनाया कि सोसाइटी सब बड़ाई करते थे, अरे देखो फलना का बेटी बहुत बढ़िया है, टाइम से खेलती है, टाइम से सब काम करती है, सभी का इज्जत करती है, कुछ सीखो। मतलब सभी सोसाइटी वाले अपने बच्चे को डांटते थे। ठीक है, आगे। तो हाँ, सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकिलारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। मतलब वो कभी भी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाए, कभी हंसते हुए उनको, मतलब नहीं होता है हरामी टाइप से, नहीं देखे कभी। और वो कभी किसी के सामने जोर से हंसती भी नहीं थी। सोच लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छी थी। आगे, सेन परिवार के मुलाकाती रक्स के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते थे। सेंस परिवार के मुलाकाती रक्स के साथ अपने शरारती बच्चों के साथ, तुम लोग हो जो मिस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। यानी आस पड़ोस के जो भी उसके व्यक्ति हैं उनके लड़की की तुलना में अपनी लड़कियों को सुनाते हैं, तुम लोग हो एक बच्चे, एक सेन साहब के बच्चे कितने बढ़िया से रहते हैं, और तुम लोग हो कि फूल का गमला फलना चिलना सब तोड़ते फोड़ते रहते हो, परेशान हो चुके हैं, बनना है तो वैसा बनो। मतलब उसका उदाहरण देते थे। आगे, जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं थी। यानी लड़कियां से कार मोटर में कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो अपने से सुशील थी, उसको कार में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए खतरा। लेकिन खोखा भी तो है, आ गया खोखा। यानी लड़कियां से तो कोई खतरा नहीं है कार मोटर, उसका चमक दमक बरकरार रहेगा, लेकिन खोखा आता है। देखिए, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा खोखा की है, एक ही है, सबसे छोटा है घर का। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। 5 लड़कियां और 1 लड़का था, सबसे छोटा वाला जिसका नाम खोखा था। ठीक है, और नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। यह ही नहीं, मिसेज सेन अपना और अपने बुढ़ापे का कोई ताल्लुक भी किसी हालत में मानने को तैयार हों, और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते थे। मतलब सेन साहब कहते थे, भले अभी बूढ़ा थोड़े होंगे, अभी तो बहुत चीज़ बाकी है। चलिए आगे। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह था कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी ना रह गई थी। खोखा अपने जीवन के नियम का बात था। खोखा बहुत बदमाश लड़का था, अपने जीवन के नियम का बात समझ लीजिए, सब काम उल्टे करता था। देखिए क्या क्या करता था। और यह सब अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अवबाद हो। मतलब स्वाभाविक नहीं था कि घर के नियम के अवबाद, लेकिन अपने नेचर से अवबाद था, और जो सोचता था गलत ही सोचता था। देखिए, इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वो खोखा से। अब क्वेश्चन पूछा गया, मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों हुई तो, मतलब देखिए अब उनके बेटियों का 5 का नाम आ गया, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। याद कर लीजिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 बहनी थी। 5 हुई तो उनके लिए घर में एक अलग नियम थे, दूसरी तरह से शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी शिक्षा। मतलब बेटा के लिए अलग था, बेटी के लिए अलग था। समझे कि नहीं? मतलब बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा थी। ठीक है, काने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा को आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा तो इसे इंजीनियर ही होना है। खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर ही होना है। कौन? सेन साहब कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, बनेगा तो इंजीनियर ही। आगे देखिए, अभी से उसमें उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अपने बेटे की बड़ाई कर रहे हैं सेन साहब कि अभी से ही उसमें इंजीनियर के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। यह बात है कि खोखा को दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं, और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है।
और सेन साहब के कुछ दोस्त आते हैं बातचीत करने, मिलने आते हैं सेन साहब से। देखिए क्या बातचीत होता है कि किसका लड़का क्या करेगा। एक बात छड़ाए, आखिरकार सभी दोस्त बैठते हैं तो नहीं होता है, गार्जियन सब बैठते हैं, अरे मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा ये कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, उसका बेटा क्या कर रहा है। मतलब इस पे चर्चा निकला कि बेटा किसका क्या करेगा। देखिए क्या करेगा, अब बातचीत छिड़ गया भाई। देखिए तब सेन साहब की बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या, कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। मतलब बात कोई बोल रहा है उसके दोस्त कि सेन साहब तो अपने लड़के को खुद से ट्रेंड कर रहे हैं, अपने लड़के को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, यानी खुद से ट्रेंड कर रहे हैं, करेंगे क्या, कर रहे हैं, आजकल पढ़ाई लिखाई, और बोल रहे हैं आजकल का पढ़ाई लिखाई तो ऐसा ही फिजूल है। देखिए आगे क्या होता है, वह तो अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मतलब अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाह रहे थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है आगे चलिए। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों के वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। मतलब ये कह रहे हैं कि अपने बेटे 5 साल का हो गया, बढ़िया स्कूल में दे दीजिए तब नहीं बनेगा। तो बोला नहीं पढ़ाई लिखाई पर उतना कौन ध्यान देता है, हम कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को बुला के 1-2 घंटा कहेंगे कि इसको ट्रेनिंग दीजिए ताकि ये काम सीख जाए, बढ़िया से अभी से ही बिजनेसमैन का दिमाग लगाए। ये कितना बढ़िया सोच था। आगे, एक दिन का बकाया है। एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत से अखबार नवीस थे, मतलब अखबार पढ़ने वाले थे, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में सेन साहब का दूर के रिश्तेदार थे, साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर था बड़ा समझदार। मतलब एक दोस्त आए उनके और एक दूसरे दिन, और वैसे ही बैठ के अखबार पढ़ रहे, उसके साथ इसका बेटा भी। खोखा से छोटा था उसका बेटा, लेकिन बहुत होशियार था। देखिए अब क्या होता है, खोखा से भी समझदार और बड़ा मालूम पड़ता था उसका जो बेटा था छोटा वाला। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी तारीफ कर दी, और किसी ने उसकी कुछ बड़ी हरकत देखी हुई उसकी तारीफ कर दी। क्या तारीफ कर दी, और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, ठीक है। इसके पहले वे पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते कि ये जो दोस्त थे वो इनके सेन साहब के दोस्त पत्रकार थे। पत्रकार का ही बेटा खोखा से कितना था, ज़्यादा तेज था। सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और वे भी बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। कोई भी पूछता था क्या सेन साहब आपका बेटा क्या बनेगा, अरे हम तो अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर अपनी तरह बनाएंगे आराम से, मतलब अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने बेटे को क्या बनेंगे, बस मतलब बहुत गप आ गए थे। कोई हाँ सेन साहब, अरे मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा, मतलब बहुत तरह से बात हाँकते थे। आगे चलिए। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे कि अच्छा इंजीनियर बनाइएगा। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, पत्रकार महोदय फिर पूछते हैं उनके दोस्त जो हैं सेन साहब से, आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचें। तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन जरूर बने। मतलब खोखा के बारे में बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो जेंटिलमैन मतलब नेक आदमी जरूर बने, इंसान आदमी जरूर बने, कि उसका काम उसे पूरी आज़ादी रहेगी बने, उसका काम उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से विशिष्ट और प्रसन्न व्यंग से ऐड कर रह गए। फिर तभी बाहर शोरगुल हुआ, सेन साहब उठने लगे। मतलब देखिए दोनों में बातचीत चल रही थी, मोटर बाहर में लगा हुआ है, खोखा भी वहाँ पे नहीं है, और ये दोनों अपने बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि पत्रकार महोदय से पूछा गया आप अपने बेटे के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो बताएं कि मैं अपने बेटे पर कोई दबाव नहीं हो, जो चाहेगा जो करेगा, लेकिन एक जेंटलमैन बने। और इस उत्तर को सुनकर सेन साहब ये तो ऐसे ही बोलता है, इस तरीके से ऐड कर रहा है। बाकी तभी बाहर से एक हल्ला का आवाज़ आया। बाहर सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की।
कि देखिए क्या हल्ला हो रहा है, अब हम लोग चलते हैं, आज्ञा दीजिए। और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर ड्राइवर जो था उसका, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था। एक औरत से क्या कर रहा था? उलझ रहा था, मतलब लड़ाई कर रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। वो जो औरत था उसके 5-6 साल का बच्चा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। क्योंकि बच्चा ड्राइवर को बार बार मतलब गाड़ी की तरफ जाना चाहता था, और ड्राइवर जो शोफर था गाड़ी के पास खड़ा था तो उसे झपटना चाहता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देखकर औरत चुपचाप हो गई कि बड़े साहब आ गए हैं। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। और उसका जो ड्राइवर था सेन साहब का, वो बोल रहे थे, देखिए ये बच्चा 5-6 साल का जो है मदन गाड़ी को छू रहा था। देखिए क्या जवाब होता है। गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया तो लगा कहने, जा मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उनकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। यानी देखिए, वो जो 5-6 साल का लड़का था मदन था, वो गाड़ी को अच्छा था गाड़ी, तो उसको देखने के लिए छूना चाहता था, लेकिन उस ड्राइवर से उसको छूने नहीं दिया, हटा दिया। तो बच्चा देखबे करते हैं कैसा रहता है, का टड़िया बोला है तोरे गड़िया है, इसे करके पूरा मतलब उसको बोला। और तब वो ड्राइवर ठेल दिया तो बच्चा होबे करता है कभी आठ, बोला आप मारबो करेंगे, मतलब ढेला उठा लिया मारने के लिए। तब ड्राइवर बोल रहा है कि देखिए तो मुझे मारने के लिए दौड़ा, और अब आके उसकी माँ भी मुझ पर झंझवा रही है। आगे देखिए क्या हुआ। और मदन की माँ तो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सेन साहब पूरा चुपचाप एकदम गुस्से में हिला रहे हैं, तो वो चुपचाप रह गई कि अरे लग रहा है गुस्सा में है, अभी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर से कहा, मदन की माँ। सेन साहब गुस्सा करके बोल रहे हैं औरत पे, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मतलब गुस्सा करके बोल रहे हैं। मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली जा रही। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था। ड्राइवर जो है किया था, ढकेल दिया, जिससे उसका बायां घुटना फूट गया था, यानी उससे खून बह रहा था। हाँ, लेकिन वह एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर कौन सी बड़ी बात है। ऐसे भी नहीं होता कि कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी को जरी से दबा देता है, क्या दिक्कत है यार, मध्यम हम बड़ा आदमी मार देंगे छोटे आदमी का क्या होगा। इस प्रकार से मामला दब गया, कुछ बात नहीं हुआ। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ आई। ये सब घटना हो गया, और इसके तुरंत ही बाद मोटर के पीछे क्या हुआ, खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा। सेन साहब भी गए, ड्राइवर भी गया। शोफर का अर्थ समझ रहे ना, ड्राइवर बता चुके हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लोग सीढ़ियों से उतर कर अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। मतलब क्या कर रहा था वहाँ पे खोखा, गया सेन साहब तुरंत गोदी में उठा लिया कि भले मेरा बच्चा बदनाम नहीं हो जाए। आगे, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। मतलब खोखा जो था ना, इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा था, बत्ती फोड़ करके देखे कोशिश कर रहा था कि बत्ती कैसे जलता है। बाप गया सेन साहब की, अरे मेरा बेटा तो फोड़ दिया गाड़ी को, जो कि बहुत गाड़ी से दुलार था। मन में तो गुस्सा, लेकिन बेटा था, गोदी लेकर के पूरा मीठी मीठी आवाज़ में डांट रहे हैं। बाद में जब लोग का भीड़ हटेगा तो उससे पूछेगा, क्यों गाड़ी फोड़ा था। मतलब अभी अपने बेटे को अच्छाई छुपाने के लिए, बुराई छुपाने के लिए अच्छे से डांट रहे हैं गोदी में लेकर के। आगे देखिए, यानी काम चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मतलब उसका दूसरा नाम क्या था, कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुर्जों में इसको इतना अभी से दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिरकार बत्ती अंदर से कैसे जलती है, क्या मतलब वो खेल में चूर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत दिलचस्पी है इंजीनियर बनने में। देख रहे हैं, लाइट को फोड़ करके देखना चाह रहा था कि क्या है इसके अंदर में। वहाँ तो लाइट को क्या देखेगा, उसको फोड़ने का मन था, फोड़ दिया खेल में। बड़े अपन बच्चा को मतलब बता रहे हैं। आगे, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर ले चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते ही तो समझ पाते कि इसमें शक ही था।
मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे तो सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। मतलब बोले अब चलते हैं, फिर रुक गए, देखे कि आगे क्या होता है। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर गई। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ चुका था। खोखा क्या किया था, सब टायर का हावे खोल दिया था। देखिए अब आगे क्या होता है। शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी? कहीं ऐसा नहीं खोखा कोई कासू बोला जाता है कि कासू ने हवा निकाल दी? ड्राइवर बोल रहे हैं सेन साहब, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ 2 कुर्सियाँ भी ले आना, तब तक ये लोग बैठेंगे। मतलब उनके जो दोस्त थे ड्राइवर को बोल रहे हैं सेन साहब कि जाओ 2 कुर्सी भी ले आना, ये लोग बैठेंगे, तब तक हवा भर दो। शायद मदन ने, मतलब ये कासू खोखा ने निकाल दिया है हवा। तो देखिए ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर पिछले चक्के की ओर भी हवा निकली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मतलब लग रहा है कि खोखा ये सब काम किया है, ड्राइवर बोला है। छोटा सा ड्राइवर था तो बाबू बड़ा घर के बच्चा को बाबू, मतलब खोखा बाबू, खोखा का नाम क्या था, कासू बाबू का ही काम था। आगे देखिए, और वो पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और मुखर्जी साहब जो उसके और दोस्त थे, सेन साहब के 2-3 दोस्त आगे थे, वो बोले कि उनकी गाड़ी ठीक थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों का हवा निकालने की हकीकत जान ली और मौका मिलते ही शरारत पर गुजरता था। मतलब वो इंजीनियर बनने के लिए बोल रहे कि मेरा बेटा देखिए इंजीनियर का काम कर रहा है, हवा निकालना सीख रहा है, बत्ती फोड़ के देख रहा है कि क्या है अंदर में। आगे देखिए, उनका अपना ख्याल था। इनकी इन हरकतों से देखकर यह साफ मालूम था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी ओर बेमतलब की बातें हो रही थी जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे और बैरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री के किरानी था, जो और अहाते एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। मतलब वो जो बच्चा था मदन, उसका पिता का नाम गिरधर लाल था और गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। यानी तो बोला जाओ उसको बुला करके ले आओ। कौन? सेन साहब। गिरधर लाल आया, बुलाया गया तो आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे ही खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। मतलब मालिक है तो आराम से आया ऐसे करके, हाँ मालिक बोलिए क्या हुआ, जैसे जज साहब के सामने ने खून ही रहता है खड़ा, उस तरीके से खड़ा हो गया। आगे सेन साहब ने ठंडी बेलोस हवा में कहना शुरू किया। देखो गिरधर से बोल रहे हैं कि मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मतलब शरारती हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश बनते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया आपका एग्जाम में कि कैसे लड़के, किसके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, बदमाश बनते हैं। कौन बोल रहे हैं? सेन साहब। ये क्वेश्चन पूछा गया। कि ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि पाठ 20 के दांत में ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, गुंडे, बदमाश बनते, या किसका कथन था? तो आंसर मारिएगा सेन साहब का। किसके लिए था? तो मदन के लिए था, मदन के लिए था, जिसका पिता गिरधर लाल था। ठीक है, आगे गिरधर लाल कभी कभी जी का देता था कि जी साहब गलती हो गया। सेन साहब का भाषण जारी रहा। उसकी हालत क्या थी और तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, ऐसी फिर बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। मदन को पूरा डांट करके बोले कि अब अपने बच्चे को ध्यान से रखो, ऐसा दोबारा गलती हुआ तो अच्छा नहीं होगा। बोला ठीक है साहब, अब से नहीं होगा। चला गया गिरधर। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते ही, मतलब नौकरी से आते ही, काम से ख़त्म, मदन को तीतकार के सेनो आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से समझदारी की बात की। गिरधर खुद समझदार आदमी था, उसकी बीवी ने ही लड़की को बिगाड़ दिया था। मदन की यही दवा है कि मेरी तबीयत
मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम बखत की खाल उधेड़ दूँ। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रेन स्पॉइल द चाइल्ड, मतलब एक बात है, स्पेयर द रॉन एंड स्पेयर द चाइल्ड, मतलब जितना अच्छा से आप बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिएगा उसका भविष्य उतना ही बेहतर होगा। यानी ये सेन साहब बोल रहे हैं कि मेरा तो मन था कि मदन को मारते 2-4 थोपी, लेकिन उसका पिता थोड़ा समझदार आदमी इसलिए उसको छोड़ दिए हैं, वो अपने बच्चे को संभाल लेगा। अपने पत्नी से बोल रहे हैं। आगे क्या होता है देखिए। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढम मामला आया। दूसरे दिन बेढम मामला आया। क्या बेढम मामला आया देखिए। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। खोखा जो बड़ा लड़का था, बड़ा घर का था, वो गांव में नहीं होता है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं एक दूसरे, तो अपना घर छोड़ के गया दूसरी गली में जिधर सब लोग खेल रहे थे। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू खेल रहा था। वहाँ के पड़ोसी बच्चा जो वहाँ के गाँव वाला बच्चा था, आवारागर्दा, मतलब बहुत बोला गया इसमें, आवारागर्द लड़का, बदमाश लड़के के साथ क्या कर रहा है, लट्टू का खेल होता है गाँव में, आप लोग भी खेले होंगे, हाँ हम भी खेले हैं। लट्टू का खेल लट्टू नचा रहा था, ठीक है। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। खोखा ने देखा था, अरे यार ये कितना बढ़िया खेल है, लट्टू नाच रहा है। आगे देखिए क्या होता है। मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हंस कौओं की जमात में ललाट में शामिल होने के लिए लग गया। किस पाठ की रचना है, किस पाठ की पंक्ति है, 20 की दात, याद रख लीजिएगा। आगे, लेकिन यह आदत से लाचार उसने बड़े रोब से मदन के साथ कहा, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। खोखा बोल रहा है, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा, मतलब पूरा रुबाब से, जैसे उसी का लट्टू। तो देखो क्या होता है। खोखा तो अपने, ये मदन तो अपने बदमाश से, देखिए दूसरों लड़कों को कोई खास उग्र नहीं था। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेना चाहते, ले लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, ठीक है। पर उनके अपमानित प्रतिष्ठित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। दूसरे बच्चे को उतना खास फर्क, अरे मदन बड़ा आदमी, दे दो लट्टू नचाएगा। लेकिन मदन बोला, मदन को पूरा एकदम गुस्सा कि हम एक गड़िया छुए ले गली, तो मैं हमको एक बाप पूरा डाक के भगा दिया था, इसको हम लट्टू नचाने दे देंगे। आगे देखिए, मंजूर नहीं थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे भी, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मतलब ये जो मदन है खोखा से कैसे बोल रहा है, अबे जा भाग, तेरे पास लट्टू भी है जो तू खेलेगा, बड़ा आया लट्टू खेलने, जा अपने बाप के कार पर बैठ, ऐसे करके बोल दिया। कासू 23 में आ गया। मदन जो है गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। घर में अपन नौकर पे, अपने बहन पे हाथ चला देता था, नहीं मतलब लाडला बेटा था, आई चला देता था। और यह मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आप देखाना ताब मदन को एक घुसा रसीद में दिया। मतलब खोखा गुस्सा हो गया, बोला तुम हमको ऐसे बोलेगा, पकड़ा एक घुसा, रसीद में मिल गया। आगे, चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। और मदन के बारे में जो इसके मदन के खोखा के पापा बोले थे कि चोर गुंडा डाकू बनेगा, तो वो भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। झट वो मतलब लड़ाई होने लगा दोनों में। दूसरे लड़के जरा दूर हटकर इस द्वंद्व उनका मजा लेने, और जो बाकी लड़के थे दूर हट के मजा ले लेने लगा, लड़ाई हो रहा है, होबे करता है, आप लोग भी मजा लेते हैं, कोई दो आदमी लड़ता है, मार 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 ऐसे करके मजा लेते हैं ना, उसी प्रकार से मजा ले रहा था। अन्य लड़का, ये दोनों लड़ रहे थे। देखिए क्या होता। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले मांस की थी। मतलब एक बढ़िया घर का लड़का था, एक गरीब घर का। बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले के पिल्ले, एक होता है देहाती कुत्ता, एक होता है बड़ा फैंसी कुत्ता जो कि बंगला में पाला जाता है। वही है कि एक बड़े घर का लड़का और एक छोटे घर की लड़का की लड़ाई। आहाते में यही लड़ाई हुई रहती, जो तो कासू शेर हो जाता। और मतलब उसके घर में यदि खोखा के घर के पास ये लड़ाई हो रहा था, तो वो तो ऐसा ही, मतलब उसके पिताजी पूरा ऐसे जिता देते। लेकिन यहाँ तो, वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। और वहाँ से जहाँ गया था लट्टू खेल, तुरंत भाग निकला, मारा वहाँ क्या क्या किया, देखिए ना, आगे पढ़ते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करते हैं तो अपने खिलाफ करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
कि झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले जीतते हैं। और उस हालात में दूसरे झोपड़ी वाले जब उनकी मदद करते हैं तो अपने ही खिलाफ करते हैं, मतलब उसके फिर जाएगा वो मांगे लगी कुछ तो बोला लड़ लो तो वही नहीं सपोर्ट करें तोरा कुछ नहीं दो। ऐसे होता है ना, मान लीजिए आपका किसी से लड़ा और कोई दूसरा उसका सपोर्ट कर रहा था, आप उसको कुछ दीजिएगा नहीं, मतलब अपने खिलाफ कर रहा था, इसलिए कोई उसका जवाब नहीं देता था। लेकिन बच्चों में इतनी अकल कहाँ, उन्होंने तो अपने दुर्गमय लीडर की मदद की मतलब मदन की, ना तो अपने माता पिता को मालिक के लाडले की ही, ना लड़ाई खत्म होने पर तुरंत ये सहमत हुए, तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे, मतलब लड़ाई तो कर लिया था, डर था, मार के 2-4 गो दांतों तोड़ दिया था, आगे आएगा 8-9 बज गया रात, मदन भागल था, घर जाएंगे तो बाव तो तोड़ेगा पहले पकड़ के। तो 8-9 बज गया, इधर उधर मारा फिर रहा था, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे में आहिस्ता आहिस्ता घर घुसा, मदन अपना घर घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मार खाना किसके लिए मामूली बात था, मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या है, मतलब डर तो इसको ही मन में था कि आज तो बहुत बड़ा कुटैया होगा, काहे कि उसको मार दिए हैं, आगे उससे लड़ाई कर ली है। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी, बगल में सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान से भरपेट खाना खाया, रसोई में अपने से निकाल करके खा लिया, और माँ बाप बतिया रहा था उधर दूसरा रूम में। फिर दरवाजे के पास अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा तज्जुब हुआ, उसके साथ बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी माँ ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं पा सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मतलब सेन साहब जो था गिरधर को काम से निकाल दिया था। मदन ने काम की कोई बात नहीं हो रही थी, इसकी सज़ा की ताबीज़ नहीं हो रही थी, तो सुनने की कोशिश भी क्या करता हुआ, मतलब सोचा चलो आज तो बच गए, मतलब बाबूजी गुस्सा न है हमरा पर। आगे वह दबे पर बरामदे में चरपाई रखा, चरपाई की तरफ सोने लगा। सोने के लिए चलने लगा तो अंधेरे में उसका पैर से लोटा टकराया, मतलब अंधारा में को लोटा रखल था, बोल रहा था हमार बातचीत नहीं हो रहा था, तो काम थी वो अपना पिताजी माताजी बात कर रहे हैं, तो दबे पाँव गया सोने जा रहा था, तो अंधेरे में एक लोटा रखा था जो कि उसके पैर से टकरा गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने के लिए तैयार एकदम किया, अब तो मारेगा। तैयारी में छाती को अपने हाथ पे बांध के एकदम रेडी हो गया, अब तो कुटैया होगा बउआ, अब तो कोई न रोके वाला है। मदन अक्सर अपने माता पिता के हाथ से पीटता था, बहुत पीटने के बाद रोता भी था, मगर बहादुर के साथ। रोता भी था लेकिन बहादुर था बच्चा। गिरधर अपने बिल्कुल पास आ गया, गिरधर जो उसका बाप था मदन के बिल्कुल पास आ गया कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराज़गी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को अपने हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का रह गया कि जौन बाप हमारा कूटवा ले रहा जाए, हमारा गोदी ले लो को यार। आगे अपने पिता को देख रहा था तो उसे याद नहीं कि उसके पिता ने उन्हें कब इस तरह से प्यार किया था। बोलो हमेशा कूटते थे, आज गोदी ले लिया तो बोला हाय बड़ी प्यार बरस रहा लो यार, इतना देर में तो मार के कूट दो लो यानी बहुत उसको आश्चर्य हुआ, यानी उसे याद भी नहीं था कि इस तरीके का प्यार उसे कब मिला था। तो गिरधर उसकी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता था। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के 2-2 दांत भी तोड़ डाले, हा 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 हा। और ये होता है कहानी खत्म। यानी खोखा जो लट्टू में लड़ाई किया था, मदन का 2 दांत तोड़ा। कितना दांत तोड़ा? 2 दांत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और ये अपने उसका बाप जो है इसको नौकरी से निकाल दिया, इसलिए अपने बेटे को नहीं मारा, बोला ठीक किया उसको, और लेता 2-2 दांत तोड़ डाला। दोनों बाप बेटे हंसे में हंसी, मजा ले लिया। और इस कहानी से हमको क्या सीख मिला कि अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा PDF टाइप में ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। बाकी अगला चैप्टर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे।
तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बेहतर तरीके से इसको शेयर कीजिए, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इस चैनल पे आप लोग को बता दें, जो भी नए बच्चे हैं जो कि 9th में इस बार है, वो जो इस बार 10th में आएंगे जनवरी में, उनके लिए 5 जनवरी से या 5 दिसंबर से, बता दें 5 दिसंबर से हुआ तो हुआ, नहीं तो 5 जनवरी से कन्फर्म यूट्यूब पे हम लोग एकलव्य बैच देने जा रहे हैं, जिसमें कि शुरुआत में हिंदी मैथ जो कि पूछा जाता है, हिंदी मैथ और साइंस, सोशल साइंस का क्लास चलेगा जो कि हम लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और इसी चैनल पे होगा, बोर्ड एग्जाम बाय गणेश सर पे, ठीक है। तो जो भी आप लोग जुड़ने में तो लेट कर दिए, लेकिन आज से अभी भी बहुत बेहतर टाइम है, 1-2 महीना आराम से पढ़ाएंगे आप लोग को। बाकी जो भी अभी तक जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाए उसको जोड़ने का काम कीजिए, और उसका जो है आगे का भविष्य बेहतर होगा। हम भी अपना पूरा एफर्ट लगा करके बहुत जितना हद से हद हो सके उतना मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।